हेलो बच्चों। कल हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में मादा जनन तंत्र पढ़ लिया था। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। ठीक है, बुक पढ़ो, सर के नोट्स दिए हुए हैं वो देखो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे पहले हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे तो वापस साफ हो जाएगा। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था मादा जनन तंत्र, हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है अंडाशय का स्ट्रक्चर पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे अंडाशय का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संरचना। ठीक है बच्चों, अब इसकी संरचना में, अब देखो इसकी संरचना में सबसे बाहर वाली लेयर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब ये आ भी रिकॉल करिए। और अंदर होती है जर्मिनल एपिथेलियम, सबसे जो बाहर वाली होती है, चलो मैं बता ही देती हूँ। जर्मिनल एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं, और इसके बाहर इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है एक और लेयर, उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका। बच्चों नाम ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। अब ये जो अंडाशय का स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, उसमें ये जो भाग है, इस पूरे अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो स्ट्रोमा है दो भाग में विभाजित होता है। पहला जो कि परिधि की तरफ से होता है उसको हम कहते हैं, ये जो परिधि की तरफ है उसको हम कहते हैं ये परिधि की तरफ है, ये वाला हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और जो मध्य वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। और स्ट्रोमा के अंदर बेसिकली जो पूरा स्ट्रोमा है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसिकल्स। ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, रक्त वाहिनियां, लसीका वाहिनियां, और साथ ही साथ कुछ संयोजी ऊतक भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और मैंने इनको बता दिया था कि इनकी उत्पत्ति कैसी होती है। उत्पत्ति होती है मेसोडर्मल, भ्रूणीय, मेसोडर्म के द्वारा, भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको एक छोटा सा कुछ फिनोमेना हमें समझना होगा इसके बारे में। देखो बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसका जो स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो इससे टेस्टिस के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो बहुत ही वो तो बहुत इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम जो है, ये जो सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं? जर्म सेल्स होगी। और उन जर्म सेल्स को हम क्या कहते हैं? और ये जो जर्म सेल्स हैं, हम ये जानते हैं कि जर्म सेल्स जो है, चाहे वो वृषण हो और चाहे वो अंडाशय हो, वो भ्रूणीय अवस्था में ही आ जाती है। कहाँ? गोनाड्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और छोटा सा डिफरेंस होता है, भ्रूणीय अवस्था में ही, भ्रूणीय अवस्था में ही, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है? यहाँ पर सेल्स आ जाती हैं। ठीक है, अंडाशय में जर्म सेल्स हैं, भ्रूणीय अवस्था में सेल्स आती हैं,
अंडाशय में और यहाँ पर आके व्यवस्थित होकर क्या करती हैं, सेटल डाउन होकर के विभाजित होती हैं। क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। यहाँ पर क्या होंगी, विभाजित होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसे समझे बिना आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से सुनना और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे रिवाइंड करके सुनना, ठीक है। ये विभाजित होती है। विभाजन कैसे होती है कि पहले ये क्या करती है, माइटोसिस करती है। माइटोसिस का क्या मतलब है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन करते हैं। ये कब हो रहा है, भ्रूणीय अवस्था में ही हो रहा है ये सारा, कि ये सेल्स आती है अंडाशय में, विभाजित होती है, विभाजित होकर के खूब सारी सेल्स बनाती है और माइटोसिस के बाद शुरू होता है इनका मियोसिस। मियोसिस यानी कि अब इसके बाद चालू हो रहा है इनका अर्धसूत्री विभाजन। कुछ समय बाद माइटोसिस तो बंद हो जाता है और क्या स्टार्ट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन चालू हो जाता है। ये अर्धसूत्री विभाजन जब चालू होता है तो अर्धसूत्री विभाजन हम जानते हैं, एक तो होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड होता है, और फर्स्ट यहाँ पर चालू हो गया है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन, इसको मैं M1 से भी लिख सकती हूँ। M का मतलब है मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर स्टार्ट हो जाने के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक ऊसाइट। इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक ऊसाइट कहेंगे। और ये प्राथमिक ऊसाइट जो है मियोसिस कंप्लीट नहीं करती है। मियोसिस 1 की भी प्रोफेज अवस्था जो होती है, ये प्रोफेज अवस्था पर आकर अर्धसूत्री विभाजन हुआ मियोसिस 1 में, और ये मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जब विभाजित हो जाने पर समसूत्री विभाजन होता है तो ये प्राइमरी ऊसाइट्स कहलाती हैं और ये प्राइमरी ऊसाइट्स जो है प्राथमिक ऊसाइट जो है इनमें मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 1 होने पर ये कहाँ, प्रोफेज, मियोसिस 1 तो स्टार्ट हो गया लेकिन ये प्रोफेज 1 की प्रवस्था पर आकर के क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाने का मतलब है रुक जाना। रुक जाना का मतलब है कि अब वो वहीं पर ही स्थिर हो गया है, प्रोफेज 1 की अवस्था पर ही। मियोसिस 1 की प्रोफेज अवस्था जो कि सबसे लंबी अवस्था होती है उस पर जाकर के रुक जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊसाइट जब मियोसिस 1 करती है, मियोसिस 1 करती है तो ये अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 पर, प्रोफेज 1 पर अरेस्ट हो जाती है। अब यदि ये प्रोफेज 1 पर, हम जानते हैं कि प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लंबी प्रवस्था है क्योंकि उसकी 5 उप प्रवस्थाएं हैं। कितनी उप प्रवस्थाएं हैं, 5 उप प्रवस्थाएं हैं। पहला काम आपको ये करना है कि आपको नाम रिकॉल करने हैं कि ये कौन कौन से हैं, 5 उप अवस्थाएं, और आपको ये बताना है कि एक प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में आकर के ये अरेस्ट होता है। आपका क्वेश्चन ये है कि प्रोफेज 1 की कौन सी अवस्था पर आकर के ये अरेस्ट होता है, ये उसकी सब प्रवस्थाएं हैं, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आपको खुद सर्च करना है और खुद ही आंसर देना है, अपने पास रखना है, ठीक है। कभी हमारी मुलाकात होगी तो आप मुझे बताइएगा कि आपने आंसर ढूंढा या नहीं ढूंढा। ढूंढा तो मिला और मिला तो वो सही है कि गलत था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रोफेज 1 पर आकर क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी जर्म सेल्स होती हैं भ्रूणीय अवस्था में, मादा के अंदर भ्रूणीय अवस्था में ही जो जर्म
माइटोसिस रुकते ही क्या चालू हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन चालू हो जाता है और प्राथमिक oocyte के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। अब मियोसिस 1 जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही वो प्रोफेज 1 पर क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, पॉज लग जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना स्टैचू, तो आप स्टैचू हो जाते हो, रुक जाते हो, उसको हम कहते हैं अरेस्ट होना। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, अब इसे ऑर्डर मिलता है, स्टैचूज को कोई कहता है और ये स्टैचू बन जाता है। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सारा कार्यक्रम कब हो जाता है, भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने पर उसके अंदर ऑलरेडी सेल्स जो होती है वो किस अवस्था में होती है, प्रोफेज 1 पर अरेस्टेड होती है। प्रोफेज 1 की भी कौन सी सब प्रवस्था पर अरेस्ट होती है, ये आप मुझे तो नहीं, आप खुद ही बताइएगा, आप खुद ही रिकॉल करके नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ तक, जबकि टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में वो प्यूबर्टी स्टेज के बाद, प्यूबर्टी स्टेज खत्म हो जाने तक के बाद स्टार्ट होता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है और तभी जर्म सेल्स जो होती हैं डिवाइड होती हैं। उससे पहले जर्म सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तभी वहां पर जर्म सेल्स जो होती हैं डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग है, यहाँ पर जर्म सेल्स जो है पहले ही डिवाइड हो गई है, मियोसिस भी चालू कर दिया और प्रोफेज में आकर के रुक भी गई। इसकी आगे की स्टोरी क्या है देखिए, इसके आगे क्या होता है कि प्रोफेज 1 जो है जब प्यूबर्टी स्टेज तक ये एज इट इज इसी प्रवस्था में रहता है, यानी कि ये जो सेल्स हैं प्रोफेज 1 पर अरेस्टेड रहती हैं प्यूबर्टी स्टेज तक। अब जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है 12-13 साल में, स्टार्ट होने पर क्या होगा कि अब इनमें से बहुत सारी सेल्स बनती हैं, बहुत सारी सेल्स जो होती है वो इसी अवस्था में अरेस्टेड रहती हैं। इनमें से कोई भी एक सेल जो है अब वो आगे प्रोसीड करेगी। प्रोसीड कैसे भी करेगी, उसको कोई क्या चाहिए, कोई तो उसे कमांड देगा, ब्रेन उसे कमांड देगा, FSH एंड LH, उसे LH के फॉर्म में कमांड मिलेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन उसको क्या करेंगे, कमांड देंगे। और ये कमांड कहाँ जाएगा, अंडाशय में जाएगा, अंडाशय में जाएगा फिर ओवरी तक पहुंचेगा, ओवरी में इन सेल्स के पास पहुंचेगा। सो वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है, FSH और LH के पहुंचने के बाद अंडाशय में वो वहां कमांड पहुंचाने के बाद, अपना संदेश देने के बाद जो प्राथमिक oocyte है जो कि अरेस्टेड है, अरेस्टेड एट मियोसिस 1 और प्रोफेज, ठीक है। तो यहां पर आकर वो अरेस्टेड है एट प्यूबर्टी स्टेज तक। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए क्या होगा, जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे ही स्टार्ट होता है उस दौरान क्या होगा कि कोई भी एक प्राथमिक oocyte जो है वो डेवलप होगी। डेवलप होने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, हम उसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। वो डेवलप होगी, ये जो प्राथमिक oocyte है ये डेवलप होगी, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये प्राथमिक oocyte है, प्राइमरी, इसको प्राइमरी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इसे हम प्राइमरी भी कहते हैं, सेकेंडरी इसको कहते हैं। तो ठीक है, परेशान मत होना कि मैडम ने ये क्या लिखा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी oocyte है जो कि अरेस्टेड है। अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे और चेंजेस होने पर वो किसमें कन्वर्ट होगा, चेंजेस होने पर ये जैसे ही मैच्योर होगा तो अब यहाँ पर कुछ समय बाद परिवर्तन होने के बाद इसमें जो कि अरेस्टेड था मियोसिस 1 प्रोफेज अवस्था पर
अब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ समय बाद क्या होगा, मियोसिस 1 जो है कंप्लीट, पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण होने पर क्या होगा, पूर्ण होने पर 2 सेल्स बनेंगी, है ना। मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनती है, ठीक है। तो एक बनेगी छोटी सेल, एक बनेगी बड़ी सेल। ऐसा क्यों है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम oogenesis पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 सेल्स बन रही हैं। ये जो 2 सेल्स है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। इस छोटी सेल को हम कहते हैं पोलर काय। क्या कहते हैं इसे, पोलर काय, यानी कि पोलर बॉडी। और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रोसेस वही है, लेकिन अलग अलग समय पे ये प्रोसेस हो रहा है अलग तरीके से, लेकिन प्रोसेस वही है गैमेट्स बनने का। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte ये बन गया। अब इसका नाम क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब इससे क्या होगा, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर डिवीजन होगा। अगेन सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, अभी तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, अब यहाँ पर चालू होगा मियोसिस 2, मियोसिस सेकंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन 2 यहाँ पर स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होने पर अगेन फिर से यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी मियोसिस 2 की अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था पर, ठीक है। सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगी अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था पर, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में ये सारी सेल्स आ जाती है, विभाजित हो जाती है, माइटोसिस हो जाता है। फिर एक बार माइटोसिस रुक गया तो दोबारा इनमें माइटोसिस नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद लड़कियां जब डिलीवर हो जाने के बाद बड़ी हो जाने के तक उनमें किसी भी प्रकार का अगेन कोई भी माइटोसिस नहीं होगा, यानी कि कोई भी नई प्राइमरी oocyte नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले से ही बनी हुई है और माइटोसिस हो गया और जो कि बंद भी हो गया। अब यहाँ पर क्या चालू होगा, मियोसिस चालू होगा। मियोसिस की कौन सी अवस्था चालू होगी, पहली मियोसिस 1 की भी प्राथमिक oocyte जो है मियोसिस 1 चालू होगा और वो प्रोफेज 1 पर आकर खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अरेस्ट हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बताया था, वो क्वेश्चन आप ढूंढेंगे। और प्राथमिक oocyte जो कि अरेस्टेड है M1 फेज पर, प्रोफेज अवस्था पर, अब जब मेंस्ट्रुएशन चक्र चालू होगा, यानी कि प्यूबर्टी स्टेज के बाद चालू होगा मेंस्ट्रुएशन। उस मेंस्ट्रुएशन के दौरान कोई भी एक जो oocyte होगी प्राइमरी oocyte, उसमें कुछ परिवर्तन होंगे और उस परिवर्तन के बाद उसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन के बाद उसमें मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड था प्रोफेज अवस्था पर, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने पर क्या बनेंगी, 2 सेल्स बनेंगी। एक को हमने कहा सेकेंडरी oocyte और एक को हमने कहा पोलर बॉडी। पोलर बॉडी जो है बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। यहाँ पर X था, यहाँ पर भी X था, ठीक है, ये दोनों ही X है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक X को क्या कर दिया जाता है, डीजनरेट कर दिया जाता है और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे, पोलर बॉडी कहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte अब अगेन क्या करेगी, मियोसिस 2 में एंटर करेगी। मियोसिस 2 में एंटर करने का मतलब है कि अब इसके अंदर माइटोसिस जैसा डिवीजन होगा और ये माइटोसिस जैसा डिवीजन जो है स्टार्ट होने पर कहां पर अरेस्ट हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था पर ये अरेस्ट हो जाएगा। तो इसे हम, और ये अभी भी क्या
ये सेकेंडरी oocyte जो है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, जब ओव्यूलेशन होता है अंडोत्सर्ग, ठीक है, मेंसेस के दौरान लगभग औसत जो है मेंसेस का जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है और लगभग 14वें या 13वें या 14वें दिन तक क्या होता है उसका अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो जो अंडोत्सर्ग होता है मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो अंडोत्सर्ग होता है वो क्या होता है सेकेंडरी oocyte होती है। सेकेंडरी oocyte जो है ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होता है और जब अगर निषेचन होता है तो निषेचन शुरू होते ही उसमें क्या हो जाता है सेकेंडरी oocyte जो है अरेस्टेड की सूत्री विभाजन पर वो क्या हो जाती है, अब वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने पर क्या होगा, अगर निषेचन हो गया तो अब यहाँ देखिए अंडोत्सर्ग होगा, यहाँ नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि अब देखिए जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है जो कि अरेस्टेड है किस पर, मियोसिस 2 की मेटाफेज पर अरेस्टेड है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब क्या होगा अंडोत्सर्ग होगा और ये जो अंडोत्सर्ग है हो जाने पर यानी कि अब अंडोत्सर्ग या अंडाशय से निकाल करके कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब पे जाएगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब पे जाएगा। फैलोपियन ट्यूब के भी कौन से स्थान में जाकर के निषेचन होगा, अगर ओव्यूलेशन हो गया है तो दो ही चीजें हो सकती है, दो ही रास्ते हो सकते हैं कि या तो निषेचन होगा या तो नहीं होगा। निषेचन होता है, निषेचन होता है तो क्या होगा, निषेचन होगा तो ये एग है यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा स्पर्म, उसने इसको क्या दिया, कमांड दिया कि अब तो अपना काम पूरा कर दे। ठीक है, ये अपना काम पूरा करेगा। मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 2 जो है वो अब पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने पर क्या होगा, अगेन फिर से एक पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगेन फिर से क्या होगी, पोलर बॉडी बनेगी, एक सेल बनी और एक छोटी पोलर बॉडी बनी। ठीक है, इस सेल को तो हमने क्या कहा, अंडाणु कहा। अब ये है गैमेट, ये है युग्मक, मादा युग्मक अब जाकर के बना है जब स्पर्म आकर के इसको क्या कर रहा है, उद्दीपित कर रहा है मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको एग्जाम के पर्पस से, नीट के पर्पस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या है कि कौन कौन सी व्यवस्थाओं पर वो अरेस्ट होता है, साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि ये तो हो गया सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होकर के अंडाणु बना और एक पोलार्काय बनी। अब देखो यहाँ पर पूछा जाएगा पोलार्काय कितनी बनी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो पोलार्काय यहाँ पर बनी है ये पोलार्काय भी, इसमें भी डिवीजन होता है, ये डीजनरेट नहीं होती है, यानी कि इसका ये इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती है। ये क्या होता है कि ये अंडाणु है यहीं पर ये डिवाइड हुआ और ये यहाँ पर पोलार्काय ऐसे पड़ी रहती है। अब जब इनमें आगे मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो ये भी डिवाइड होगा, ये डिवाइड होने ये भी कंप्लीट, ये भी करेगा मियोसिस 2 और ये भी करेगा मियोसिस 2, तो ये दोनों ही मियोसिस 2 करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक अंडाणु बना और जब ये मियोसिस करेगा तो इससे भी दो बनेंगे, तो ये दो पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, तो इससे तो बन गए दो पोलर बॉडी और इसकी खुद की जो बनी पोलर बॉडी 3, तो यहाँ पर पोलर बॉडी बनती है 3। तो यानी कि आप कंफ्यूज मत होइए, ये अंडाणु बना, एक पोलार्काय ये बना मियोसिस 2 कंप्लीट होने पर, और जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था तो एक पोलार्काय यहाँ बना था, तो इस पोलार्काय में इसमें भी, अब इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ, तो इसमें भी मियोसिस 2 होगा और इसमें मियोसिस 2 होगा, इसमें भी होगा, तो ये भी क्या बनाएगा, एक पोलार्काय से दो पोलार्काय बने। यहाँ पर तो बन गए दो पोलार्काय और वहां पर
3। कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जब ये फॉर्मेशन होता है अंडाणु का तो कितने पोलार काय होते हैं? 3। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ में। एक दो बार सुनोगे ना, समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हमें समझना है, अभी हमने ये तो समझ लिया कि अंडाणु कैसे बना, हमने थोड़ा जनरल आइडिया ले लिया, मैंने आपको वैसे पूरा ही प्रोसेस बता दिया लगभग। अब हम जब oogenesis पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वहां पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि अंडाशय की संरचना के अंदर किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अंडाणु के अंदर अंडाशय के अंदर किस प्रकार से अंडाणु का ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte पर ये क्या रहता है? अरेस्ट रहता है और कुछ परिवर्तन होते हैं प्यूबर्टी स्टेज के बाद, ठीक है। कुछ परिवर्तन होने पर इस प्राइमरी oocyte में कुछ परिवर्तन होंगे और परिवर्तन होने पर वो किसमें कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा और वो सेकेंडरी oocyte का क्या होगा? अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन होगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि ओव्यूलेशन किस अवस्था में होता है? वो होता है सेकेंडरी oocyte का यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कब होता है? तब अंडाणु किस अवस्था में होता है? सेकेंडरी oocyte, तब हम उसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो परिवर्तन होंगे, यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं हमें वो देखते हैं, और ये चेंजेस जो होते हैं ये अंडाणु के यानी कि अंडाशय के अंदर होते हैं, ठीक है। अंडाशय के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रोमा बता दिया, स्ट्रोमा के दो भाग बता दिए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या रहता है? कॉर्टेक्स जो है वो परिधि की तरफ रहता है, ठीक है। ये है परिधि की तरफ कॉर्टेक्स है, यहीं पर क्या व्यवस्थित होती है? जर्मिनल एपिथेलियम, यहीं से कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अरेस्ट हो जाती हैं। अब यहाँ से कुछ कोशिकाएं मेंसेस के दौरान, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान शुरुआत के 14 दिनों में, कितने दिन का साइकिल होता है? 28 डेज का क्या होता है? साइकिल होता है। और 28 डेज के साइकिल में शुरू के लगभग 13-14 दिन, 12-13 दिन जो है ये कुछ परिवर्तन होता है प्राइमरी oocyte के अंदर, ठीक है। और फिर वो जाकर के किसमें कन्वर्ट होती है? सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte में कुछ परिवर्तन होंगे, वो हम अभी देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अब मैं आपको पूरा अंडाशय के अंदर डायग्राम बनाऊं, इससे बेहतर है कि हम इसको अलग अलग समझें, पर हो कहाँ रहा है? वो यही रहा है, ठीक है। यहाँ कॉर्टेक्स ये मेडुला वाले भाग में हो रहा है सारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थी प्राइमरी oocyte, बहुत सारी प्राइमरी oocytes होती हैं, उनमें से कोई एक ही है, बहुत सारी होती है जो जिनमें से केवल एक ही डेवलप हो पाती है सेकेंडरी oocyte में, यानी कि 2 लाख से 20 लाख तक प्राइमरी oocyte बन जाती हैं। लेकिन जब वयस्क होते हैं, वयस्क होने पर पूरे जीवन काल में लगभग एक अंडाशय की बात कर रहे हैं हम अभी, हमारे तो फीमेल के अंदर तो 2 होते हैं, ठीक है। तो एक अंडाशय की बात करें तो एक के अंदर लगभग 400 से 500 अंडाणु जो है वो अपने जीवन काल में ओव्यूलेट होते हैं, ठीक है। और ये तो है एक अंडाशय की बात। तो आप सोचिए 2.5 लाख से सीधा 400 पे नंबर आ जाता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि नष्ट भी हो जाती हैं, ठीक है।